रात के लगभग 10 बजने वाले थे। कमलापुर गांव के बाजार में जो दिन भर चहल पहल रहती थी वो अब एक डरावने सन्नाटे में बदल चुकी थी। दुकानें एक एक करके बंद हो चुकी थीं और चारों तरफ बस एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। बाजार के बिल्कुल आखिरी छोर पर स्थित डॉक्टर निखिल शर्मा का क्लिनिक अभी भी खुली है। निखिल ने कुछ ही महीने पहले इस गांव के सरकारी अस्पताल में बतौर डॉक्टर ज्वाइन किया था। वैसे तो वो एक सरकारी डॉक्टर था, लेकिन गांव वालों की भलाई के लिए वो शाम से लेकर रात 9 से 10 बजे तक अपने इस क्लिनिक में भी मरीजों को देखता था। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। ताला लगाकर वो बस अपनी साइकिल के पास आकर खड़ा ही हुआ था कि क्या बात है, इस समय इतनी रात गए, फिर किसने फोन कर दिया? गौरी के भी तो फोन करने का ही समय नहीं है, वो तो अब तक सो चुकी होगी। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं आप? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ डॉक्टर बाबू। मेरी दुनिया लूटने वाली है। कृपया कृपया इसी वक्त मेरे घर थोड़ा आ जाइए, वरना मेरी पत्नी की जान चली जाएगी। वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। अरे क्या कह रहे हैं आप? कौन है आप? और अगर आपकी पत्नी की ऐसी हालत है तो आप उन्हें तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले आए? इतनी रात को मुझे घर बुला रहे हैं। अगर हालात ऐसे होते कि मैं उसे हिला भी सकूं तो क्या मैं उसे लेकर नहीं आता? आप इतनी बातें करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं डॉक्टर बाबू? एक एक पल भारी पड़ रहा है। जल्दी आ जाइए, मेरी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है, उसकी सांसें उखड़ रही है। अच्छा ठीक है, अब घबराइए मत, मैं आ रहा हूँ। अपना पता बताइए, कहाँ आना है मुझे? वो जो कमलापुर का पुराना श्मशान घाट है ना, बस उसी श्मशान घाट के बिल्कुल सामने आ जाइए, वही मेरा घर है। ठीक है, जल्दी आइएगा। फोन कटने के बाद कुछ सेकंड तक निखिल बिल्कुल सुन्न होकर वहीं खड़ा रह गया, मानो उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। श्मशान घाट का नाम सुनते ही सीने के अंदर दिल किसी अनजाने डर से जोर जोर से धुक धुक करने लगा था। इतनी रात को भी श्मशान घाट की तरफ जाना, क्या ये सच में ठीक रहेगा? रास्ता भी बहुत सुनसान है, लेकिन एक डॉक्टर होकर किसी मरते हुए इंसान को मैं ऐसे मरने के लिए छोड़ भी तो नहीं सकता। ये मेरे पेशे से गद्दारी नहीं, मुझे जाना ही होगा, जो होगा देखा जाएगा। एक बीमार की जान बचाना अपना सबसे बड़ा धर्म मानकर निखिल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। साइकिल की लाइट कच्ची सड़क के सन्नाटे को चीर रही थी और उसी रोशनी का पीछा करते हुए निखिल उस डरावनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर तेजी से साइकिल चलाते हुए निखिल बाजार के बिल्कुल आखिरी मुहाने पर पहुंचा। वहां अब भी रमन की छोटी सी चाय की दुकान खुली हुई थी। रात कितनी भी हो जाए, गांव के एक दो लोग अक्सर यहाँ बैठकर अपनी गपशप करते ही रहते थे। अरे डॉक्टर बाबू, इतनी रात गए, इस समय कहाँ की तैयारी है? आपको तो हमने इतनी रात को इस तरह हड़बड़ी में बाहर निकलते बहुत कम ही देखा है। सब खैरियत तो है? और मत पूछिए हरिशंकर काका, बस अचानक से एक बहुत ही जरूरी काम आ गया। एक मरीज की जान खतरे में है। सच कहूं तो इतनी रात को जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मजबूरी है, जाना ही पड़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबू? आप डॉक्टरों का तो यही सबसे बड़ा धर्म है ना, दूसरों की जान बचाना। रात क्या और दिन क्या? हाँ भाई रमन, ये तो तूने बिल्कुल 100% की बात कही। डॉक्टर बाबू, अगर आप कहें तो कड़क चाय बना दूं क्या? थोड़ी थकान मिट जाएगी। नहीं रमन भाई, आज नहीं, अभी चाय पीने का बिल्कुल समय नहीं है। तुम बस मुझे जल्दी से ये बताओ कि वो कमलापुर का पुराना श्मशान घाट यहाँ से और कितने दूर है? श्मशान घाट का नाम सुनते ही रमन और हरिशंकर चौंक जाते हैं। हरिशंकर के चेहरे के भाव अचानक गंभीर हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ एक अजीब और डरी हुई नजर से देखते हैं। श्मशान घाट? वो तो बस यहीं से थोड़ा ही दूर है डॉक्टर बाबू, बस सीधा रास्ता पकड़ लीजिए, एकदम पक्की सड़क से भी लगा हुआ है। लेकिन ठीक है, मैं चलता हूँ, समय नहीं है। एक पल की भी देरी किए बिना निखिल आगे की तरफ निकल गया। लेकिन इधर डॉक्टर के मुंह से इतनी रात को उस मनहूस श्मशान घाट का नाम सुनते ही रमन और हरिशंकर के चेहरों की हवाइयां उड़ गई। तो हरिशंकर काका, इतनी रात को इस घने अंधेरे में डॉक्टर बाबू उस श्मशान घाट के सामने क्या करने जाएंगे भला? वहाँ तो दूर दूर तक कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। आपने पूछा नहीं कि क्या काम है? पता नहीं रमन, लेकिन मुझे ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो जगह अच्छी नहीं है, भगवान ही मालिक है आप डॉक्टर बाबू का। लगभग 20 मिनट तक उस घने अंधेरे और सुनसान रास्ते पर साइकिल चलाने के बाद आखिरकार निखिल उस मनहूस जगह पर पहुंच ही गया। कमलापुर श्मशान घाट। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। कुछ ही घंटे पहले बारिश हुई थी, इसलिए हवा में एक अजीब सी ठिठुरन और गीली मिट्टी के साथ जलती हुई चिताओं की राख की महक घुली हुई थी। क्या बात है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। उस आदमी ने तो फोन पर कहा था कि वो यही श्मशान के बिल्कुल सामने खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई घर में नहीं है। चक्कर क्या है? वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। कहीं किसी ने मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं? मैं यही हूँ डॉक्टर बाबू, आपके बिल्कुल पास, आपके पीछे ही खड़ा हूँ। अचानक आई उस सर्द आवाज को सुनते ही निखिल के सीने में जैसे कोई मरोड़ सी उठ गई। उसे ऐसा लगा जैसे बर्फ का कोई नुकीला टुकड़ा बिजली की रफ्तार से उसके कान के अंदर घुस गया हो। फिर भी खुद को किसी तरह संभालते हुए उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। ये क्या? कौन है आप? और इस तरह अचानक मेरे पीछे मुझसे सटकर क्यों खड़े हो गए? ये क्या डॉक्टर बाबू, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं वही हूँ जिसने कुछ देर पहले आपको फोन करके यहाँ बुलाया था। आपने मुझे फोन किया था, लेकिन आपने तो कहा था कि यहाँ पास में आपका घर है, जहाँ तो दूर दूर तक खंडर और श्मशान के अलावा कुछ नहीं है।
और आपकी पत्नी कहाँ है? के करीब 11:30 बज चुके थे। उस खौफनाक श्मशान घाट से अपनी जान बचाकर भागता हुआ निखिल आखिरकार अपने घर पहुंच गया। घर में घुसते ही उसने किसी से कोई बात नहीं की। अपनी पत्नी गौरी को भी बिना कुछ बताए वो सीधा अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट गया। डर के मारे उसका सीना अभी भी धौंकने की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। कुछ देर तक बिस्तर पर डर से एड़ियां रगड़ने और करवटें बदलने के बाद थकावट के कारण धीरे धीरे उसकी आंखों में नींद आ गई, लेकिन ये नींद उसे सुकून देने वाली नहीं थी। क्या रे डॉक्टर, तूने क्या सोचा था? इस तरह मेरे सिर पर वार करके और मुझे मारकर भाग आएगा तो तू जिंदा बच जाएगा? ना रे ना, तू किसी भी कीमत पर मेरे इन खूनी हाथों से नहीं बच पाएगा। मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ और अब तुझे भी मरना ही होगा। मरेगा तू, बहुत बुरी मौत मरेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये बस एक बुरा सपना था। निखिल ने अपने चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन सामने की खिड़की खुली हुई थी जो हवा से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी। बाहर का घुप अंधेरा कमरे के अंदर झांक रहा था, लेकिन उस खौफनाक सपने के बाद निखिल की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो बिस्तर से उठकर उस खिड़की को बंद कर सके। वो बस वहीं सिकुड़ कर लेट गया और डरते डरते रात गुजारने लगा। हे भगवान बचाओ! अरे रमन का गजब हो गया। न जाने उस बेचारे को इस तरह किसने मार डाला। अरे नवीन, क्या हुआ रे तुझे? सुबह सुबह इस तरह हाफ क्यों रहा है? और किसे मार डाला? साफ साफ बता। ओ रमन दा, वो जो पुराना श्मशान घाट वाला रास्ता है ना, वहाँ सड़क के बीचों बीच एक लाश पड़ी है। और लाश भी ऐसी वैसी नहीं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी भयानक साए ने उसकी जान लेनी हो। उसका शरीर एकदम नीला पड़ गया है और चेहरे पर खौफनाक डर जमा हुआ है। हे भगवान, क्या कर रहा है तू नवीन? वो लाश है किसकी? क्या तूने उसे पहचाना? गांव का ही कोई है क्या? नहीं रमनदा, मैंने उस इंसान को ध्यान से देखा, पर चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो नहीं लगता कि वो हमारे गांव का है। मैंने उसे पहले कभी इस तरफ नहीं देखा। तभी दुकान के सामने साइकिल की घंटी बजती है। डॉक्टर निखिल अपनी साइकिल से वहीं आकर रुकता है। लेकिन रमनदा, हैरानी की बात यह है कि इससे पहले तो हमारे कमलापुर गांव में कभी ऐसी कोई खौफनाक घटना नहीं घटी। और अगर वो आदमी हमारे गांव का नहीं है तो फिर श्मशान के ठीक सामने उसकी लाश आई कहां से? किसने नोचा उसे? नवीन की ये बातें निखिल के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो लाश किसकी करतूत है। एक पल की भी देरी किए बिना निखिल ने साइकिल से पैर वापस रखा और बिना कुछ बोले तेजी से पैडल मारते हुए अपने घर की तरफ लौट गया। क्या बात है डॉक्टर बाबू, इस तरह बिना कुछ बोले वापस क्यों लौट गए? और कल रात वो उसे श्मशान वाले रास्ते की तरफ ही तो गए थे। तो क्या डॉक्टर बाबू को इसके बारे में कुछ पता है? दिन भर वही खौफ और वो भयानक घटना निखिल के दिमाग में घूमती रही। जब उसे लगा कि बात अब उसके हाथ से निकल चुकी है और कोई अशुभ साया उसका पीछा कर रहा है, तो उसने गांव के सबसे पहुंचे हुए तांत्रिक भैरव बाबा को अपने घर बुला लिया। निखिल ने श्मशान की वो खौफनाक रात और उस पिशाच की सारी सच्चाई तांत्रिक को सच सच बता दी। मैंने तुम्हारे डर का कारण जान लिया है डॉक्टर। तुम एक बहुत ही खतरनाक और भूखे पिशाच के चंगुल में फंस गए हो, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये बाबा भैरव का दरबार है। मैंने ऐसी बहुत सी बुरी शक्तियों को श्मशान की राख में मिलाया है। यकीन मानिए बाबा, मैं कल रात से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे हर पल ऐसा लगता है कि कोई भयानक साया मेरे पास लेटा है और मेरी जान लेने की योजना बना रहा है। मैं समझ गया हूँ बेटा, मैंने कहा ना, तुम कोई चिंता मत करो। मैं तुम्हारे इस पूरे घर को एक शक्तिशाली मंत्र कवच में बांध कर जा रहा हूँ। किसी भी अशुभ शक्ति या पिशाच के बाप की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मेरे इस मंत्र को तोड़कर तुम्हारे घर की चौखट लांघ सके। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो डॉक्टर, ये कवच सिर्फ घर के अंदर काम करेगा। तुम्हें कम से कम अगले 15 दिनों तक अपने इस घर के अंदर ही रहना होगा। चाहे जो हो जाए, बाहर कदम मत रखना। अगर तुमने चौखट को पार की तो मौत निश्चित है। ठीक है बाबा, आप जैसा कहना है बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। देखते ही देखते कुछ दिन शांति से बीत गए। भैरव बाबा के ताबीज और मंत्रों के कारण इन बीते दिनों में निखिल को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। रात को नींद में भी अब कोई डरावना सपना उसे परेशान नहीं करता था। लेकिन वो पिशाच हार मानने वालों में से नहीं था। एक शाम एक बूढ़ा भिखारी निखिल के घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। घर में कोई है? बाबूजी, माँ जी, कोई है क्या घर में? 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे थोड़ी भिक्षा दे दो बाबूजी। कौन आया है बाबा? आप वहीं रुकिए, अंदर आ जाइए, आंगन में मैं खाना लाता हूँ। मैं इस चौखट के अंदर नहीं आ पाऊंगा बेटा। मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर इंसान हूँ। मेरे पैरों में अब इतनी ताकत नहीं कि सीढ़ियां चढ़ सकूं। तुम थोड़ा सा कष्ट करके बाहर आ जाओ बेटा। मेरे हाथों में खाना दे दो। क्या बात, ये भिखारी घर के अंदर क्यों नहीं आना चाहता? ये इतना बूढ़ा इंसान होकर इतनी दूर गांव से चलकर यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से बस 2 कदम चलकर चौखट के अंदर नहीं आ पा रहा। जरूर कोई बहुत बड़ा धोखा है। बाबा ने कहा था बाहर नहीं जाना। नहीं बाबा, मैं किसी भी हालत में बाहर नहीं आऊंगा।
आपको भिक्षा चाहिए तो अंदर आइए, वरना आप जा सकते हैं। भिखारी भिक्षा लिए बिना ही वापस लौट गया। देखते ही देखते कुछ और दिन बीत गए। इन दिनों में वो पिशाच कई बार अलग अलग भेष बदल कर आया, कभी मुसाफिर बनकर तो कभी कोई अनजान रिश्तेदार बनकर, लेकिन वो किसी भी तरह निखिल को घर की चौखट से बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सका। पिशाच की भूख और गुस्सा अब हद से पार जा रहा था। घर में कोई है? डॉक्टर बाबू, क्या आप घर पर हैं? मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरी जान जा रही है, मेरी मदद कीजिए ना। कौन कौन है इतनी रात की बारिश में? और क्या हुआ है आपको? आप भीग क्यों रही हैं? जल्दी अंदर आ जाइए। मैं उठकर अंदर नहीं आ पा रही हूँ डॉक्टर बाबू, मुझे बहुत तेज प्रसव पीड़ा हो रही है। मैं आपके अस्पताल गई थी पर आप वहाँ नहीं थे। गाँव वालों ने बताया आप छुट्टी पर हैं, इसलिए मजबूरन मुझे इस हालत में यहाँ आना पड़ा। कृपया मुझे बचा लीजिए डॉक्टर बाबू। एक महिला को इस तरह दर्द से तड़पते देख एक डॉक्टर के रूप में निखिल खुद को रोक नहीं पाया। उसका दिल पसीज गया। वो एक पल के लिए भैरव बाबा की वो सख्त चेतावनी भूल गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर की चौखट पार नहीं करनी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बहन, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। मैं डिलीवरी का सारा इंतजाम कर रहा हूँ। उससे पहले आप मुझे थोड़ा सा पकड़कर सहारा देकर उस चबूतरे पर बिठा दीजिए। मुझसे अभी पल भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है। निखिल धीमे कदमों से उस महिला की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने उस महिला को सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका वो एक कदम उसकी जिंदगी का आखिरी कदम बन गया। पलक झपकते ही वो बेबस महिला धीरे धीरे एक खौफनाक और विशालकाय आदमी के रूप में बदलने लगी। वो और कोई नहीं, श्मशान का वही खूनी सन्यासी था। क्या रे डॉक्टर, हाँ, तुमने क्या सोचा था? इस तरह तांत्रिक के धागे बांधकर तू मुझे रोक लेगा और जिंदा बच जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जो मौत की नींद में सो रहा हूँ, आज वो मौत तुझे भी गले लगानी पड़ेगी। ये तुम यहाँ इस तरह? बाबा का कवच? नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा था ना, मुझे मारने की सजा तुझे से चुकानी पड़ेगी। आज तू मरेगा डॉक्टर, आज तू मरेगा। निखिल की मिलने का उस पिशाच पर कोई असर नहीं हुआ। पल भर में ही सन्यासी ने अपना सबसे खौफनाक रूप ले लिया। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह जलने लगी। इससे पहले कि निखिल कुछ समझ पाता या वहां से भाग पाता, पिशाच ने उसके ऊपर छलांग लगा दी। सन्यासी ने अपने नुकीले दांत निखिल की गर्दन में गड़ा दिए। दांत चुभते ही उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा और निखिल के मुंह से दर्द और बेबसी से भरी एक आखिरी चीख निकल गई। उस आखिरी चीख के साथ ही निखिल हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। अपने शिकार को मारते ही वो सन्यासी जोर जोर से हंसते हुए उस अंधेरी रात में कहीं गायब हो गया। बहुत पुरानी बात है। मोतीपुर नगर में गोविंद और गोपी नाम के दो भाई रहा करते थे। उनके पिता नगर के प्रतिष्ठित सेठ रणवीर एक लंबी बीमारी के बाद संसार से विदा हो गए। पिता के निधन से दोनों भाइयों के हृदय में गहरा शोक लगा। भारी मन से उन्होंने अंतिम संस्कार किया और सभी रस्में पूरी की। उसी शाम गोविंद ने गोपी से कहा, भाई अब पिताजी हमारे बीच नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि 13वीं के दिन बिरादरी के सामने पिताजी की वसीयत पढ़ी जाए और उसी के अनुसार हम जायदाद का बंटवारा करें, ताकि आगे चलकर कोई मतभेद ना हो। भैया जैसा आप उचित समझे वैसा ही करें, मुझे आपकी हर बात मंजूर है। 13वीं के दिन नगर के गणमान्य लोग और बिरादरी के सदस्य एकत्र हुए। सभी के सामने गोविंद ने पिताजी की वसीयत निकालकर पढ़नी आरंभ की। मैं सेठ रणवीर पूर्ण होशो हवास में ये वसीयत कर रहा हूँ। मेरे निधन के पश्चात मेरी समस्त जायदाद, हवेली और धन दौलत मेरे बड़े बेटे गोविंद को मिले और हवेली के पास बनी छोटी झोपड़ी तथा 1 बीघा भूमि मेरे छोटे बेटे गोपी के हिस्से में जाए। और मुझे मात्र 1 झोपड़ी और 1 बीघा जमीन। बिरादरी के लोग भी कानाफूसी करने लगे। सेठ रणवीर जैसे न्यायप्रिय व्यक्ति से ऐसी वसीयत की उम्मीद नहीं थी। छोटे बेटे के साथ घोर अन्याय हुआ है। गोविंद बेटा, वसीयत का कागज जरा हमें दिखाना तो। लीजिए काका, ये रहा वसीयत पत्र। चौधरी हरिदत्त ने वसीयत को ध्यान से देखा, उसकी लिखावट को परखा और गंभीर स्वर में बोले, ये हस्तलिपि सेठ रणवीर जी की ही है। वसीयत असली प्रतीत होती है। फिर उन्होंने भीड़ की ओर मुड़कर ऊंचे स्वर में घोषणा की, मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये वसीयत पूर्णतः प्रमाणिक है, इसलिए जायदाद का बंटवारा इसी के अनुसार किया जाएगा। अंततः वसीयत के अनुसार गोविंद को हवेली और समस्त धन संपत्ति मिली। वहीं गोपी को एक पुरानी झोपड़ी और 1 बीघा जमीन का छोटा सा टुकड़ा मिला। देखा कांता, किस प्रकार मैंने झूठी वसीयत लिखवाकर अपनी किस्मत पलट दी। हाँ स्वामी, अब हमारी जिंदगी राजसी ठाठ में कटेगी। जो चाहे करेंगे, किसी की परवाह नहीं है। दूसरी ओर टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा गोपी व्यथित मन से नंदा से कह रहा था, नंदा, पिताजी मेरे साथ ऐसा अन्याय करेंगे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। स्वामी मन छोटा मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। गरीबी में भी हम सुख से रह सकते हैं। पर नंदा, कहाँ हवेली का ऐश्वर्य और कहाँ ये टूटी झोपड़ी, कैसे जी पाएंगे हम? स्वामी आप क्यों भूल गए कि हमें 1 बीघा जमीन भी मिली है? हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, वही हमारी असली पूंजी होगी। एक सेठ का बेटा होकर खेतों में हल चलाऊंगा, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? अपमान नहीं स्वामी, ये तो सम्मान की बात है। मेहनत करने वालों को दुनिया सलाम करती है। नंदा के बार बार समझाने पर गोपी ने ठान लिया कि वो अपने हिस्से की जमीन पर खेती करेगा।
तकदीर भी क्या खेल खेलती है, जो कल तक नौकरों को हुक्म देता था आज वही खेत में मजदूरी कर रहा है। एक दिन कांता ने नौकरानी को भेजकर नंदा को हवेली बुलवाया। अरे नंदा, जरा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। अभी दबा देती हूँ जेठानी जी। नंदा चुपचाप कांता के पैर दबाने लगती है। देखो, कभी जो बराबरी का सपना देखती थी आज मेरे कदमों में बैठी है। नंदा बिना किसी शिकायत के उसकी सेवा करती, पर कांता नंदा की कभी मदद नहीं करती। एक दिन यही सब देखकर गोविंद भी असहज हो उठा। उसने कांता से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नंदा से काम तो लेती हो लेकिन कभी उसकी मदद नहीं करती। बहुत दया आ रही है आपको अपने भाई की पत्नी पर। याद रखिए, जेठानी की सेवा करना उसका फर्ज है और फर्ज की कोई कीमत नहीं होती। कांता, तुम बहुत सयानी हो गई हो। याद रखना, तकदीर का खेल पलटते देर नहीं लगती। गोविंद और कांता के यहाँ कोई संतान हुई और ना ही गोपी और नंदा के आंगन में किलकारी गूंजी। इतना वैभव होते हुए भी बिना औलाद के ये सब फीका लगता है। पता नहीं हमारे आंगन में कभी फूल खिलेंगे भी या नहीं। कभी कभी तो लगता है जैसे भगवान हमसे रूठ गया है। इधर टूटी झोपड़ी में नंदा अपने पति से कह रही थी, स्वामी, ये सच है कि हम गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से पेट भरते हैं, पर मेरी भी इच्छा है कि एक संतान हो जो आपके वंश को आगे बढ़ाए। नंदा, संतान तो भगवान की देन होती है, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में एक थका हारा साधु गोविंद की हवेली के सामने आ पहुंचा। भूखे साधु को भोजन दो बच्चा, बहुत पुण्य मिलेगा। क्यों मुंह उठाए चले आए, समझते क्या हो यहाँ कोई भंडारा लगा है? आगे बढ़ो बाबा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। साधु चुपचाप आगे बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर जाकर वो गोपी की झोपड़ी के सामने आ पहुंचा। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? मैं बहुत भूखा हूँ। बाबा, घर में तो कुछ विशेष नहीं है, बस 2 बासी रोटियां रखी हैं, क्या आप खा लेंगे? बेटी, प्रेम से परोसी गई बासी रोटियां भी अमृत जैसी लगती हैं। ठहरिए बाबा, मैं अभी लाती हूँ। नंदा झोपड़ी में गई और बासी रोटियां लाकर साधु के सामने रख दी। साधु प्रेम पूर्वक बैठकर रोटियां खाने लगा। बेटी, तूने भूखे को भोजन कराकर बड़ा पुण्य कमाया है। साधु बाबा ने अपने झोले से एक फल निकाला। बेटी, ये कोई साधारण फल नहीं है, इसे श्रद्धा से खाओगी तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे आंगन में जल्द ही किलकारी गूंजेगी। बाबा, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सदा सुखी रहो बेटी। शाम को जब गोपी खेत से लौट कर आया, नंदा, कुछ खाने को है, मुझे बहुत भूख लगी है। स्वामी, 2 बासी रोटियां थी, उन्हें एक भूखे साधु को खिला दिया। अब घर में ना आटा बचा है और ना ही रोटी। लगता है आज भी किस्मत ने भूखे पेट ही सुलाने का इरादा कर रखा है। पर स्वामी बाबा ने जाते जाते हमें ये फल दिया है और कहा है कि इसे खाओगे तो हमारी हर इच्छा पूरी होगी। नंदा, ये कोई साधारण फल नहीं लगता है, बाबा कोई महापुरुष होंगे। स्वामी, एक बात मन में आई है, सोच रही हूँ आपसे कह दूं। क्या बात है नंदा? मैं सोच रही थी क्यों ना हम उस फल का आधा हिस्सा अपनी जेठानी कांता बहन को भी दे दे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो नंदा? जिन लोगों ने हमें ताने दिए, हमारा अपमान किया, तुम उन्हीं के लिए इतना सोच रही है? स्वामी, अगर हमारे मन में हीरापन नहीं होगा तो हम दूसरों से नेकी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं। एक टुकड़ा फल भी अगर किसी की झोली खुशियों से भर दे तो क्या बुरा है? नंदा, तुम्हारा दिल तो सचमुच सोने का है। ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। नंदा आधी फल को लेकर हवेली की ओर चल पड़ी। जेठानी जी, ये साधु बाबा का दिया हुआ फल है, कहते हैं इसे खाने से मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने सोचा कि आधा फल आपको भी दे दूं, शायद भगवान हम दोनों पर कृपा करें। नंदा, तेरा दिल बहुत बड़ा है, भगवान तुझे जरूर आशीर्वाद देगा। उसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए आपको वीडियो का सेकंड पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा।